सुमित ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में झटका अभी पूरी तरह से फीका नहीं हुआ था। वो अचंभे में बाई जियान के पीछे चला गया। गर्वित पुत्र ऑफ हेवन हॉल के बाहर अर्जुन देव ने महसूस किया कि कोई कमल लालटेन में अपने फ्लेम शैडो क्लोन के साथ लड़ रहा है। हालांकि हॉल से बाहर निकलने के बाद कोई मजबूत मानसिक संबंध नहीं था, इसलिए वो लड़ाई नहीं देख सका। भूल जाओ, मैं अगले साल वापस आऊंगा। उस समय मैं सीधे शीर्ष 100 में प्रवेश करूंगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। वह अब इस मामले के बारे में चिंता करने की जहमत नहीं उठा सकता था। वह एल्डर फैंग को पकड़ने के लिए तेज हो गया। कच्चा गर्वित सन ऑफ हेवन रैंकिंग को चुनौती देने वाला अगला व्यक्ति यमन था। उन्होंने सुमित से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। सुमित की तरह वह भी पीछा किए जाने से पहले केवल कुछ सांसों तक ही चला। गर्वित सन ऑफ हेवन रैंकिंग को चुनौती देने की तैयारी कर रहे आसपास के किसान सभी मन ही मन हंसे। ये दोनों साथी पहले भी इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने दूसरे पक्ष की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अर्जुन देव को खदेड़ने की कसम खाई। हालांकि अंत में वे हारने से पहले 10 चालें भी नहीं टिक पाई। हाँ, ऐसा लगता है कि बीमिंग पैलेस के लोग ही बात करना जानते हैं। जब वास्तविक लड़ाई की बात आती है तो वे बेकार होते हैं। रैंक 8 फ्रॉस्ट मिस्ट पवेलियन का एक मोटा आदमी जोर से हंसा। इससे यमन और सुमित को अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म महसूस हुई। उन्होंने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। का हालांकि परिणाम केवल थोड़ा बेहतर था। थोड़ी देर तक चलने के बाद उसकी लालटेन बिखर गई और आग की लपटों का झोंका गायब हो गया। वह गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग में प्रवेश करने में विफल रहे। वह स्पष्ट रूप से स्काई डोम दायरे से सिर्फ एक नवागंतुक है। वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मोटे आदमी ने एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसके बाद विभिन्न संप्रदायों के अन्य नए शिष्यों ने गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग को चुनौती देने के लिए तैयारी की। हालांकि बिना किसी अपवाद के उन सभी को अंतिम चरण में अवरुद्ध कर दिया गया था। प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग के नियमों में कहा गया है कि कोई भी अपने रैंक से ऊपर के किसी व्यक्ति को चुनौती नहीं दे सकता है। एक समय में एक रैंक ऊपर जाना पड़ता था, अन्यथा एक नवागंतुक गर्वित पुत्र स्वर्ग रैंकिंग में अपना रास्ता बनाने के ठीक बाद शीर्ष 10 में किसी को कैसे चुनौती दे सकता है? जहां तक अर्जुन देव की बात है, वो बिल्कुल अंत में खड़े थे। वो एक द्वारपाल की तरह था, जो विभिन्न संप्रदायों के महत्वाकांक्षी शिष्यों को रोक रहा था, जो स्वर्ग के गर्वित पुत्र रैंकिंग में प्रवेश करने से अपना नाम बनाने की तैयारी कर रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में जो शिष्य निश्चित रूप से स्वर्ग के गर्वित पुत्र रैंकिंग में जगह बना सकते थे, वे सभी रुकने के लिए मजबूर थे। केवल इस समय सभी के हाव भाव काफी बदल गए। उनकी आंखें अतुलनीय सदमे से भर गई। अप्रत्याशित रूप से स्काई डोम दायरे के एक नवागंतुक के पास इतनी ताकत थी। नीले कपड़े पहने युवक भैरव ने एक सार्थक मुस्कान प्रकट की। उन्होंने उदासीनता से कहा, चलो फिर बीमिंग पैलेस वापस चलते हैं। सीनियर भाई, मैंने अभी तक प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में अपना रास्ता नहीं बनाया है। बबीता ने अपनी लालटेन पकड़ते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, चलो अगले साल वापस आते हैं। वो व्यक्ति स्वर्ग के गर्वित पुत्र रैंकिंग के नियमों को नहीं समझ सकता है। वो शायद नहीं जानता कि उसने किस तरह का हंगामा किया। भैरव ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। अगर अर्जुन देव नहीं जाते तो बबीता को प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में जगह बनाने का मौका नहीं मिलता। चूंकि बबीता जानती थी कि वो असफल हो जाएगी, इसलिए अपमान की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
जब यमन और सुमित ने भैरव की बातें सुनी तो उन्होंने और भी सिर नीचे कर लिया। वे चाहते थे कि उन्हें छिपने के लिए एक छेद मिल जाए। आज उन दोनों ने खुद को पूरी तरह से शर्मिंदा कर लिया था। शुरुआत में उन्होंने घोषणा की थी कि अर्जुन देव निश्चित रूप से प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में जगह नहीं बनाएंगे। हालांकि अर्जुन देव ने न केवल प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में जगह बनाने में सफलता हासिल की, बल्कि वह सबसे अंत में भी खड़े रहे, उन सभी लोगों को ब्लॉक कर दिया जो इसे प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में बनाने के लिए आए थे। गर्वित सन ऑफ हेवन हॉल के बाहर एक उग्रलाल नीला लुआन धीरे धीरे आकाश से उतरा। दो नाजुक लड़कियां फुर्ती से उतरी। जब गर्वित पुत्र ऑफ हेवन हॉल के बाहर के काश्तकारों ने दाई और लाल पोशाक में सुंदर लड़की को देखा तो वे सभी रुक गए और देखने लगे। फीनिक्स के पैशन पैलेस की नैना मुयू। ये वास्तव में फीनिक्स के पैशन पैलेस की नैना मुयून है। वह शायद यहां एक नए शिष्य को लाने के लिए है ताकि इसे गर्वित पुत्र की रैंकिंग में बनाया जा सके। 3 पवित्र भूमि के उत्तराधिकारियों ने स्वर्ग के गर्वित पुत्र रैंकिंग के शीर्ष पर कब्जा कर लिया। कई सालों से कोई भी अपनी स्थिति को हिला नहीं पाया था। देवलोक महाद्वीप के 7 दिग्गजों की रैंकिंग में इन तीनों लोगों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 3 लोग 7 दिग्गजों की तुलना में बहुत मजबूत थे। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा एक पेड़ की छाया की तरह थी। जैसे ही नैना पासवान प्रकट हुई, उनकी चमक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी ने अनजाने में रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे। शिव। ठीक इसी समय एक नाव आकाश में ऊंची तैरने लगी और 2 आदमी धीरे धीरे नीचे उतरे। उनमें से एक की उपस्थिति साधारण थी। सांवली त्वचा, छोटे काले बाल और उसकी पीठ पर कृपाण थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे कैसे देखता है, वो बेहद साधारण दिखता था। केवल उसकी आंखें घुप काली रोशनी से चमक रही थी। वे एक क्रूर जंगलीपन से भर गए थे, जैसे कि उनके पास एक असीम विस्फोटक शक्ति हो। अत्याचारी कृपाण मयंक। अप्रत्याशित रूप से 7 दिग्गजों में से एक मयंक भी यहां है। क्या संयोग है। 7 दिग्गजों में से मयंक लड़ने में सबसे अच्छा और सबसे अहंकारी है। चूंकि वे दोनों अपने शिष्यों को सफलता दिलाने के लिए लाए थे, इसलिए निश्चित रूप से लड़ाई होगी। मयंक के किरदार को देखते हुए वह निश्चित रूप से नैना पासवान के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि किसका शिष्य इसे ऊंचा कर सकता है। जब खामोश भीड़ ने मयंक के आने को देखा तो उन्होंने तुरंत उसके बारे में चर्चा शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि वे उच्च आत्माओं में थे। नैना पासवान रुक गई और मुड़ी। मयंक। देवलोक डोमेन में बहुत से लोग नहीं थे जो उसे रोक सके। हालांकि ये अत्याचारी कृपाण मयंक निश्चित रूप से उनमें से एक था। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, नैना पासवान, क्या आप अपने शिष्यों को सफलता दिलाने के लिए ला रही हैं? नैना पासवान ने धीरे से सिर हिलाया। वो पहले से ही उम्मीद कर रही थी कि दूसरा पक्ष आगे क्या कहेगा। हालांकि वो इससे डरती नहीं थी। जिन लोगों को वह लेकर आई थी, उनमें उत्कृष्ट योग्यता और समझने की क्षमता थी। इसके अलावा स्काई डोम दायरे से कुन्लुन दायरे में आने और 2 साल तक खेती करने के बाद उनकी खेती कुन्लुन क्षेत्र के विशेषज्ञों से कमजोर नहीं थी। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि फीनिक्स के पैशन पैलेस ने आखिरी नंबर के स्काई डोम दायरे से एक खजाना उठाया है। इसके बारे में क्या ख्याल है? नैना पासवान, क्या आपके पास मेरे द्वारा लाए गए छोटे भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है? नैना पासवान मंद मंद मुस्कुराई और अपने बगल में हरे रंग की लड़की से कहा, ल्यूसु, क्या तुमने प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की? ये पता चला कि हरे रंग की ये लड़की स्वर्गीय कृपाण मंडप के पिछले मंडप मास्टर लैंग ल्यूसु की बेटी थी।
नैना पासवान के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे एक सफलता बनाने के लिए फीनिक्स के पैशन पैलेस ने निश्चित रूप से उसे बहुत महत्व दिया। मैं वैसा ही करूंगी जैसा बड़ी बहन नैना कहती है। लैंग ल्यूसू का स्वर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। नैना पासवान मंद मंद मुस्कुराई और हाथ के फ्लिप से ब्रोकेड का डिब्बा निकाला। उसने कहा, चूंकि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो मैं अंत तक आपका साथ दूंगी। हालांकि चूंकि ये एक प्रतियोगिता है, इसलिए कुछ दांव होने चाहिए। इस ब्रोकेड बॉक्स में मोनार्क ब्लड ग्रास है। ये एक कल्टिवेटर के ब्लड क्यूई को परिष्कृत कर सकता है और किसी के शरीर को मजबूत करने के लिए एक प्राचीन संप्रभु की रक्तरेखा का निशान प्राप्त कर सकता है। मयंक की आंखें चमक उठीं। फिर वह जोर से हंसे और कहा, ऐसा लगता है कि मोनार्क ब्लड ग्रास जिसे आपने सैवेज युद्ध क्षेत्र में बहुत कठिनाई से प्राप्त किया था, आज उसका एक नया मालिक होगा। हालांकि मेरा छोटा भाई केवल एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट है। उसके पास एक दुर्लभ अग्नि आध्यात्मिक शरीर है। बहुत बकवास है। मयंक, अपनी हिस्सेदारी निकाल दो। नैना पासवान ने गहरी आवाज में कहा। बिल्कुल भी नहीं डरा। मयंक ने जेड की बोतल भी निकाली और कहा, यह ड्रैगन मैरो की आधी बूंद है। ये किसी के शरीर में भी सुधार कर सकता है। यह आपके मोनार्क ब्लड ग्रास से कमजोर नहीं है। यदि आप जीतते हैं तो यह आपका है। दोनों ने जो दाव निकाला, वे सभी दुर्लभ खजाने के लायक शहर थे। आसपास के किसान जो उत्साह देख रहे थे, उन सभी की निगाहें उग्र थी, अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या महसूस कर रही थी। चलो चलते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। लोगों का एक समूह नैना पासवान और मयंक के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वे प्राउड सन ऑफ हेवन हॉल की ओर बढ़ रहे थे। ऋषि दीवार से पहले देवलोक डोमेन के विभिन्न संप्रदायों के कृषकों ने 1000 लालटेन में से अंतिम को देखा। वे सभी बहुत उदास महसूस कर रहे थे। जब तक कोई गर्वित पुत्र स्वर्ग रैंकिंग पर था, तब तक कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। उनके जैसे लोगों के लिए एक बार में शीर्ष 800 या 900 तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। हालांकि अंतिम शतक तक पहुंचने की संभावना अधिक थी। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जिन्होंने कई वर्षों से तैयारी की थी और केवल गर्वित पुत्र स्वर्ग रैंकिंग पर अपना चेहरा दिखाना चाहते थे। उन्हें रैंकिंग के लिए कोई असाधारण उम्मीद नहीं थी। वह बस वहीं खड़ा होना चाहता था और अपने दिल में थोड़ी संतुष्टि महसूस करना चाहता था। लेकिन अब इस छोटी सी आशा को आखिरी लालटेन ने बेरहमी से अवरुद्ध कर दिया था, जिससे वह दुखी और निराश हो गया था। डोम डोम डोम, दूर से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो बहुत शोर था। आवाज से कोई बता सकता था कि कम से कम 1000 लोग आ चुके थे। ये अजीब बात है, इतने सारे लोग रैंकिंग को चुनौती देने के लिए कब से आए? यदि कोई असफल हो जाता है तो चुनौती देने वाले को गंभीर मानसिक और आंतरिक चोटें लगनी होंगी। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी रैंकिंग का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि वे सफलता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त न हों। जो लोग रोल ऑफ ऑनर को चुनौती देना चाहते थे, उन्हें अभिनय करने से पहले 3 बार सोचना होगा और वे बेहद सतर्क होंगे। जो लोग रोल ऑफ ऑनर को चुनौती देने आए थे, वे निश्चित रूप से एक साथ नहीं आएंगे। सभी ने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा। जब उन्होंने 2 लोगों को समूह का नेतृत्व करते देखा तो वे चौंक गए बिना नहीं रह सके। एक क्षण बाद उनके चेहरे परमानंद से भर गए। उन्होंने कहा, यह शानदार है। नैना पासवान और मयंक रैंकिंग को चुनौती देने के लिए लोगों को लेकर आए हैं। जिन लोगों को वे अपने साथ लाए थे, वे निश्चित रूप से कमजोर नहीं हैं। उनके लिए शीर्ष 50 तक पहुंचना भी संभव है। बकवास। मयंक के पीछे महान परिवारों के 9 रैंकों का उल्लेख नहीं करने के लिए केवल फीनिक्स के पैशन पैलेस के शिष्यों को तब तक बाहर नहीं लाया जाएगा जब तक कि वे शीर्ष 100 में नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से इस अर्जुन देव को नीचे धकेल पाऊंगा। सौभाग्य से मेरे पास दूरदर्शिता थी और मैंने पहले कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की। लोगों का समूह जल्दी से एक तरफ चला गया
मयंक और नैना पासवान के लिए रास्ता बना दिया, खासकर उन लोगों को जो कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। इस तरह के दृश्य ने नैना पासवान और विकास चौधरी के बाद आए कई काश्तकारों को हैरान कर दिया। इधर-उधर पूछने के बाद सुमित समझ गया कि क्या हुआ था। जब उसने अंतिम लालटेन को देखा तो वो चौंक गया। जब ल्यूसु चंद्र ने अर्जुन देव का नाम सुना तो उनका शरीर कांपने लगा। पहले तो उसने सोचा कि ये उसी नाम का कोई व्यक्ति है। हालांकि जब उसने लालटेन को देखा तो उसने देखा कि ये एक लालटेन थी। लालटेन में लौ की आकृति तेजी से उसकी आंखों में बड़ी हो गई। अंत में सफेद वस्त्र धारण करने वाले अर्जुन देव और अर्जुन देव चंद्र छाया कृपाण को पकड़े हुए उनकी आंखों के सामने प्रकट हुए। इसके बाद ही ल्यूसु चंद्रा ने इसकी पुष्टि की। उसके दिल में सदमे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से उस समय का वह युवा ब्लेड्समैन भी कुनलुन दायरे में आया। इसके अलावा उसने गर्वित पुत्र ऑफ हेवन हॉल में ऐसा हंगामा मचाया। नैना पासवान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और पूछा, ल्यूसु, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? ल्यूसु चंद्रा की आंखें चमक उठीं। उसने एक बार अर्जुन देव द्वारा बाहरी संप्रदाय में फीनिक्स के पैशन पैलेस के कई शिष्यों को हराने की अफवाहें सुनी थी। इस डर से कि नैना पासवान को पता चल गया तो अर्जुन देव के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, ल्यूसु चंद्र ने सच्चाई छिपा दी। वह स्वर्गीय कृपाण मंडप का भी शिष्य प्रतीत होता है, हेवनली सेबर पवेलियन के अर्जुन देव। मुझे उसके बारे में कुछ आभास है। ल्यूसु चंद्र मदद नहीं कर सके, लेकिन यह अजीब लगा कि अर्जुन देव जैसा तुच्छ व्यक्ति वरिष्ठ बहन नैना का ध्यान आकर्षित कर सकता है। नैना पासवान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि जूनियर भाई म्यू ने पहले उनका उल्लेख किया था। उनके छोटे भाई को स्काई डोम दायरे में इस व्यक्ति ने बेरहमी से हरा दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले से कृपाण क्यूई का वह किनारा उससे होना चाहिए। मयंक को समझ में आने के बाद कि क्या हुआ, वह जोर से हंसा और बोला, दिलचस्प। अप्रत्याशित रूप से स्काई डोम दायरे में ऐसा कोई व्यक्ति है। बहुत अच्छा, मुझे ऐसी चुनौतियां पसंद हैं जो कठिन है। नैना पासवान, क्या आप पहले उस लड़के का पीछा करने जा रहे हैं या मुझे करना चाहिए? नैना पासवान की चमकीली आंखों में एक चालाक भाव चमक उठा। वो मंद मंद मुस्कुराई और बोली, उस स्थिति में मैं तुम्हें पहले जाने दूंगी। मयंक ने हंसते हुए कहा और उसकी आंखों में लड़ने की भावना बढ़ गई। उन्होंने जोर से कहा, उस स्थिति में मना करना असभ्यता होगी। 9वें जूनियर भाई स्काई डोम दायरे से उस बव्वा का पीछा करें। यदि वह निचले क्षेत्र के शिष्य के रूप में भी अच्छा नहीं है तो वह संप्रदाय को शर्मिंदा करेगा। मयंक के लहजे में आत्मविश्वास भरा था। वांग वेई ने इस 9वें जूनियर भाई के बारे में बहुत अच्छा सोचा। कम से कम यह 9वां जूनियर भाई एक बार में 100 रैंक चार्ज कर सकता था। अर्जुन देव को उतारना कोई समस्या नहीं होगी। मयंक का 9वां जूनियर भाई गर्व से मुस्कुराया और उसकी मुट्ठी पर एक फीकी लौ दिखाई दी। उन्होंने कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फायर स्पिरिट बॉडी। ऐसा लगता है कि उसके पास एक फायर स्पिरिट बॉडी है जो कम से कम 60% समझ में आता है, अन्यथा वो इतना आश्वस्त नहीं होता। इसके साथ अर्जुन देव को निश्चित रूप से खदेड़ दिया जाएगा। ये नजारा देखकर आसपास के लोग हैरानी से बोल उठे। कई लोगों ने आशा देखी और आनंदित होने में मदद नहीं कर सके। हुची, चाय का एक बर्तन बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय में 9वें जूनियर ब्रदर की लालटेन ने सभी की उम्मीद से पहले ऋषि की परीक्षा को आसानी से पास कर लिया। 9वें जूनियर भाई की लालटेन ने अर्जुन देव की लालटेन को धमाके से गिरा दिया। फिर वो धीरे से उछल पड़ा और अर्जुन देव की लालटेन पर उतरा। समय सभी की अपेक्षा से बहुत धीमी गति से बीता। 9वां जूनियर भाई, जो मूल रूप से सोचता था कि वो अर्जुन देव को दबा सकता है, 15 मिनट के बाद भी लड़ाई को समाप्त करने में असमर्थ था।
जिन काश्तकारों के पास मूल रूप से प्रत्याशा से भरी उत्कट निगाहें थी, उन्होंने धीरे धीरे परस्पर विरोधी भाव दिखाए। आधी धूप जलने में लगने वाले समय के बाद लड़ाई का परिणाम अभी भी अनिर्णीत था। यहां तक कि शांत मयंक भी मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ा दी। काका, अचानक मूक प्लाजा में एक कर्कश बिखरने वाली आवाज सुनाई दी। मयंक ने अपनी भौहें शांत की और मुस्कुराया। विजेता का फैसला हो गया है। हालांकि जब मयंक ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि टूटी हुई लालटेन वास्तव में उसके नावे जूनियर भाई की थी। उसे इस तरह के अंत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन स्तब्ध हो गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग प्रत्याशा से भरे हुए थे, उन्होंने आह भरी। फिर उन्होंने अपनी निगाहें ल्यूसू चंद्र पर केंद्रित की। अप्रत्याशित रूप से नैना पासवान ने अपना दाहिना हाथ ल्यूसू चंद्रा के कंधे पर रख दिया, जिससे वह सफलता हासिल करने से बच गई। कोई जरूरत नहीं है, ल्यूसू, अगले साल वापस आओ। नैना पासवान की बातों ने सभी को चौंका दिया। एक पवित्र भूमि द्वारा एक सफलता हासिल करने के लिए लाया गया एक व्यक्ति वास्तव में एक निचले क्षेत्र की प्रतिभा के कारण हार मान ली। मयंक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, नैना पासवान, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? नैना पासवान ने दीवार पर ऋषियों के कई चित्रों का सामना किया और कहा, अपने लिए एक नजर डालो। मयंक ने नैना पासवान की उंगली की दिशा में देखा और देखा कि एक पेंटिंग काफी फीकी पड़ गई थी। अगर नैना पासवान ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया होता तो किसी का ध्यान नहीं जाता। यह है, एक ऋषि व्यक्तिगत रूप से अर्जुन देव को उनकी मार्शल तकनीक में मार्गदर्शन कर रहे हैं। मयंक चौंक कर चिल्लाया। आमतौर पर केवल उच्च समझ क्षमता वाले साधक ही ऋषियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे वे उनका मार्गदर्शन करने की अपनी इच्छा को समाप्त कर देते हैं। पूरे गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग में ऐसे 20 से अधिक लोग नहीं होंगे। अब एक और था, अर्जुन देव। उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव ने ऋषि की परीक्षा में इतना समय बिताया। तो यही कारण है, हम उस समय वास्तव में मूर्ख थे। हम वास्तव में सुमित और यमन की बात पर विश्वास करते थे कि अर्जुन देव को एक ऋषि द्वारा पीछा किया जा रहा था और वह समय लेने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। FCK, वे दो लोग बेवकूफ हैं। उन्होंने हमें एक बार के लिए बेवकूफ बना दिया। सभी को अचानक समझ में आ गया। आखिरकार उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत मूर्ख होने के लिए खुद को कोस रहे थे। फिर उन्होंने सुमित और यमन को शाप दिया। दूरी में व्हाइट फेदर और व्हाइट रिवर, जो वापस भाग रहे थे, लगातार छींक आ रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि यह बहुत अजीब है। आह, लानत है, ये वाकई अजीब है। आज इतनी छींक क्यों आ रही है? यमन ने उदास होकर कहा। इतना कहने के बाद उसे फिर से छींक आई। सुमित ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सैकड़ों लोग हमें बेवकूफ होने के लिए डांट रहे हैं, है ना? हम मूर्ख होंगे। क्या मजाक है। तब दुनिया में कोई भी स्मार्ट नहीं होगा। आह, आह। मयंक ने नैना पासवान की ओर नाखुश नजर से देखा। उसने शायद बहुत पहले मंद ऋषि चित्र देखा था और जानबूझकर मयंक को चारा लेने दिया था। चलिए चलते हैं, हम अगले साल वापस आएंगे। मयंक ने अपनी निगाहें हटा ली और बिना पीछे देखे चला गया। नैना पासवान ने दोनों को पुकारा, एक पल रुको। मयंक के दिल में उदासी महसूस हो रही थी। उसने नाखुश होकर पूछा, नैना पासवान, क्या कुछ और है? हाँ, ये ठीक है। यदि आप अपनी हार स्वीकार करते हैं, तो आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, है ना? ड्रैगन मैरो की उस आधी बूंद को सौंप दो। नैना पासवान ने अपना हाथ बढ़ाते हुए अशिष्टता से कहा, क्या मजाक है, मैं तुमसे नहीं हारा। मैं इसे आपको क्यों दूं? नैना पासवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों हार गए। शर्त के अनुसार हमें एक अच्छा दाव लगाना होगा।
ड्रैगन मज्जा सौंपे। मैं इसे मोनाग ब्लड ग्रास के साथ अर्जुन देव को भेजने के लिए किसी को लाऊंगा। नैना पासवान का लहजा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में नजर आने से किसी को भी उसके दृढ़ संकल्प पर संदेह करने से रोकती थी। मयंक बेहद परेशान थे। हालांकि हालांकि वो अहंकारी था, फिर भी उसके अपने लक्ष्य थे। जब उसने अन्य दिग्गजों का सामना किया, तो वो उन्हें अनदेखा करते हुए बहुत पहले ही चला गया होता। हालांकि जब उनका सामना फीनिक्स पैशन पैलेस की पवित्र बेटी नैना पासवान से हुआ, तो वो कितना भी निराश क्यों न हो, उन्होंने उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। मयंक केवल ड्रैगन मैरो की आधी बूंद नैना पासवान को सौंप सके और गुस्से से भर के चले गए। आज उसने खुद को शर्मिंदा किया था और पैसे खो दिए थे। ये सब अर्जुन देव का काम था। मयंक ने मन ही मन सोचा, मुझे इसके लिए उसके पास वापस जाना होगा। नैना पासवान और मयंक फिनिक्स के पैशन पैलेस की पवित्र बेटी और 7 दिग्गजों में सबसे अहंकारी अत्याचारी कृपाण थे। देवलोक डोमेन में वे ध्यान का केंद्र थे, चमकदार शिखर प्रतिभाएं। ये विशेष रूप से नैना पासवान के लिए था। उसकी लालटेन पहले से ही लंबे समय से पिरामिड की दूसरी पंक्ति में थी। अप्रत्याशित रूप से जिस शिष्य को इन दोनों ने लाया था, वो वास्तव में अर्जुन देव से हार गया, जो एक स्काई डोम दायरे का कल्टिवेटर था, जिसके बारे में बाहरी दुनिया ने बहुत अधिक नहीं सोचा था। जब उसने गर्वित पुत्र ऑफ हेवन रैंकिंग में सेंध लगाने की कोशिश की, इससे पहले 10 महान युद्ध क्षेत्रों का भाग्यवाहक था। अपने पहले प्रयास में उन्होंने 200 से अधिक लोगों को पार कर लिया। अब ये अर्जुन देव है। देवलोक डोमेन शायद पूरी तरह से परिवर्तन से गुजरने जा रहा है। काश्तकारों की उम्र बुशन पैलेस द्वारा नियंत्रित महान हजार लोगों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देवलोक डोमेन ने कई नए युवा विशेषज्ञों को भी देखा है। प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग के शीर्ष 100 में पहले से ही लंबे समय से बहुत बदलाव नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि 1 साल से भी कम समय में इन निचले दायरे की प्रतिभाओं के विकास के साथ निश्चित रूप से रैंकिंग में एक बड़ा बदलाव होगा। नैना पासवान और मयंक के जाने के बाद भीड़ धीरे धीरे और बातूनी हो गई। जब वे बोलते थे तो वे अब पीछे नहीं हटते थे। जहां तक इस मामले के मुख्य पात्र अर्जुन देव की बात है, वो एक युद्धपोत पर थे। हालांकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो केवल अस्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उसकी लालटेन को कई काश्तकारों द्वारा चुनौती दी गई थी। हालांकि उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। अर्जुन देव अभी भी प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में थे। इस समय अर्जुन देव को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना सारा ध्यान हाउटियन संप्रदाय पर केंद्रित कर दिया, जिस पर वह पहुंचने वाला था। वह देखना चाहता था कि हाउटियन संप्रदाय कैसा था। अर्जुन देव के सामने सफेद बादल उड़ गए, एक हल्की हवा चली और आकाश में फीकी धुंध आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान ले गई। जब किसी ने अपना मुंह खोला और सांस ली, तो वे तरोताजा और सहज महसूस करते थे। इतनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ कुनलुन क्षेत्र के काश्तकारों के लिए निचले लोगों की तुलना में मजबूत नहीं होना कठिन होगा। सामने हाउटियन प्रांत है, जहां हाउटियन संप्रदाय है। बूढ़े रणबीर, जो युद्धपोत के धनुष पर थे, ने एक विस्तृत नदी को पार करते हुए सामने की ओर इशारा किया। हाउटियन प्रांत देवलोक डोमेन के कुछ बड़े प्रांतों में से एक था। यह देवलोक महाद्वीप के महान जिन राष्ट्र से बहुत बड़ा था। प्रांत में अनगिनत शहर थे और वे सभी हाउटियन संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में थे। इतना ही नहीं, बल्कि हाउटियन संप्रदाय का प्रभाव हाउटियन प्रांत से परे भी फैला हुआ था। आसपास के छोटे प्रांत हर साल हाउटियन संप्रदाय को श्रद्धांजलि देंगे। जहां तक हाउटियन संप्रदाय का सवाल है, उन्होंने इन प्रांतों को मजबूत राक्षसी जानवरों, ढीले काश्तकारों या राक्षसी दुनिया में दरारों से बाहर आने वाले उच्च रैंक वाले राक्षसों द्वारा परेशान होने से रोकने के लिए उन्हें सैन्य सुरक्षा प्रदान की। सबसे पहले जब अर्जुन देव और अन्य लोगों ने बूढ़े रणबीर का स्पष्टीकरण सुना, तो उन्हें लगा कि यह अजीब था।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देवलोक डोमेन, जो एक परिलोक की तरह था, इतना खतरनाक होगा। बूढ़े रणबीर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उन्हें राहत महसूस हुई। कुछ मजबूत राक्षसी जानवर सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों की तरह मजबूत थे। उच्च रैंक वाले संप्रदायों के बिना प्रांतों को इन स्पिरिट बीस्ट से बचाव करना मुश्किल होगा, भले ही वे अपनी सभी सेनाओं को बाहर भेज दे। कभी कभी क्रूर जानवर देवलोक डोमेन से गुजरते थे, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रांत का वध किया जाता था। दूसरी ओर दुष्ट कृषक और भी खतरनाक थे। ये दुष्ट किसान अनर्गल थे और केवल खुद को मजबूत करने के बारे में सोचते थे। उन्होंने बिना किसी संदेह के काम किया। उनके दिमाग पहले से ही विकृत थे। उन्होंने जो काम किया वे राक्षसी जानवरों से भी अधिक क्रूर थे, जानवरों से भी बदतर थे। जहां तक शैतान की दुनिया में दरारों का सवाल है, वे शायद ही कभी दिखाई देते थे। हालांकि जब उन्होंने ऐसा किया तो वे एक दुर्लभ आपदा थे। यहां तक कि रैंक 8 संप्रदायों की अध्यक्षता वाले प्रांत भी नष्ट हो जाएंगे। युद्धपोत बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कई शहरों को पार करने के बाद यह पहाड़ों से घिरी जगह पर पहुंचा। पहाड़ उठे और गिरे, बादलों में ऊंचे हो गए। पहाड़ों की हरी भरी छाया हरी भरी थी। पहाड़ों की चोटियों के चारों ओर बादल और धुंध घूम रही थी, और स्वर्ग और पृथ्वी की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा ने किसी के चेहरे पर हमला किया था। उनकी आंखों की थकान दूर हो गई थी और वे तरोताजा महसूस कर रहे थे। इतनी सारी आत्मा नसें। इस पहाड़ में कम से कम 20 रैंक 3 स्पिरिट वेंस है, अनगिनत रैंक 2 स्पिरिट वेंस और रैंक 1 स्पिरिट वेंस है। कुछ सर्वोच्च आत्मा नसें भी हैं। इतनी सारी आत्मा नसें, कम से कम 20 रैंक 3 स्पिरिट वेंस, अनगिनत रैंक 2 स्पिरिट वेंस और अनगिनत रैंक 1 स्पिरिट वेंस है। ऐसा लगता है कि कुछ पीक स्पिरिट वेंस भी हैं। अर्जुन देव ने पहले भी अभिमा को स्पिरिट वेंस के बारे में विस्तार से बताते सुना था। रैंक 1 स्पिरिट वेंस स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन नहीं कर सकती थी। रैंक 2 स्पिरिट वेंस केवल अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन कर सकती थी, और रैंक 3 स्पिरिट वेंस केवल मेडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन कर सकती थी। अर्जुन देव ने लहरदार पहाड़ों पर एक सरसरी नजर डाली और महसूस किया कि उनमें से कई स्पिरिट वेंस चल रही हैं। जैसे जैसे आत्मा की नसें आपस में जुड़ती गई, दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा अंतहीन रूप से बढ़ती गई। ऐसा लगा जैसे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा के समुद्र में स्नान कर रहा है। युद्धपोत आगे बढ़ता रहा। अचानक पहाड़ों में एक विशाल और राजसी शहर दिखाई दिया। सामने की पर्वत चोटियां एक एक करके खुलने वाले विशाल फाटकों की तरह थी। फिर वो शहर अचानक प्रकट हुआ, जिससे कोहरे के बिखरने और फूलों के खिलने का लुभावनी एहसास हुआ। शहर बहुत बड़ा था। तार्किक रूप से कहें तो इतनी घनी पर्वत श्रृंखला में इतनी बड़ी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा था जैसे कोई सर्वशक्तिमान प्राणी सैंडबॉक्स के साथ खेल रहा हो, धीरे से उन पहाड़ों को चुटकी ले रहा हो जो वहां होने वाले थे, और उन्हें अपनी उंगलियों के एक झटके से कहीं और रख रहे थे। जब बूढ़े रणबीर ने उस विशाल शहर को देखा तो उनकी आंखें दुख से भर आई। जब से वह स्काई डोम दायरे में गया था, तब से वह 100 साल से इस जगह पर नहीं लौटा था। बाद में कोई तुम्हें अन्य शाखा संप्रदायों के लोगों से मिलने के लिए लाएगा। आपके मामलों को निपटाने के बाद मुझे स्काई डोम दायरे में वापस जाना होगा। बूढ़े रणबीर का मूड कुछ भारी था। जब उसने प्रभातिका को देखा तो ये विशेष रूप से था। प्रभातिका, कुछ चीजें हैं जो मार्शल अंकल को आपको पहले से बतानी है। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो आपको और सुमन को आंतरिक संप्रदाय में नहीं रखा जाएगा। प्रभातिका और सुमन ने थोड़ा सिर हिलाया। दरअसल उन्होंने रास्ते में पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। अब जब वे देवलोक डोमेन में आ गए थे तो उनका पिछला गौरव पहले ही अपनी चमक खो चुका था। प्रभातिका ने गंभीरता से कहा, मार्शल अंकल, चिंता मत करो, भले ही हमें बाहरी संप्रदाय में रखा जाए, प्रभातिका दृढ़ रहेगी और मार्शल अंकल को शर्मिंदा नहीं करेगी। बूढ़े रणबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर
उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, अर्जुन देव, आपको निश्चित रूप से आंतरिक संप्रदाय में रखा जाएगा। वे लोग स्काई डोम दायरे की प्रतिभाओं को हे दृष्टि से देखते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 3 साल से भी कम समय में आप निश्चित रूप से एक सच्चे उत्तराधिकारी का पद प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि आप बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। आपके लिए अगले 3 वर्षों तक लो प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा है। हालांकि एक आदमी बदला नहीं लेता है, लेकिन एक सज्जन के लिए बदला लेने में कभी देर नहीं होती। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो खुद से फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसने कभी भी जानबूझकर परेशानी पैदा करने के बारे में नहीं सोचा था। इसके अलावा उन्होंने कभी भी खुद को एक सज्जन व्यक्ति नहीं माना था। एक सज्जन दूसरों द्वारा निर्धारित किया जाता था। हालांकि अर्जुन देव केवल अपने सिद्धांतों का सम्मान करते थे। असंबंधित लोगों की राय का उससे क्या लेना देना था। हालांकि ओल्ड रणबीर के जाने के बाद वे शायद एक दूसरे को फिर से नहीं देख पाएंगे। अर्जुन देव ने उनका खंडन नहीं किया, इसलिए उन्होंने ये संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गए हैं। शिव। 2 युवक शहर के फाटक से उड़ गए। उन्होंने हाउटियन संप्रदाय के बारी बारी से नीले और सफेद वस्त्र पहने थे। वे बेहद गर्वित नजर आए। हालांकि वे युवा थे, लेकिन उनकी खेती बेहद गहरी थी। यहां तक कि अर्जुन देव ने भी उन्हें कुछ हद तक अथाह पाया। उनके दिल में कुछ डर महसूस हुआ। जब बूढ़ा रणबीर युद्धपोत के धनुष पर उतरा तो उसने चारों से पूछा, क्या आप में से कुछ स्काई डोम दायरे से हैं? जब बूढ़े रणबीर ने आगे बढ़कर अपनी पहचान बताई तो वो उनमें से एक के साथ चला गया। जल्दी से सभी की नजरों से ओझल हो गया। जो अपना परिचय देता रहा उसने कहा, मेरे परिवार का नाम रॉबिन एयर है। आप मुझे सीनियर ब्रदर रॉबिन कह सकते हैं। इस बार मैं सभी नए लोगों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हूं। मैं पहले तुम्हें तुम्हारे आवास पर ले आऊंगा। इस व्यक्ति के बोलने के बाद उसने दोनों की ओर पीठ कर ली और बढ़त ले ली। प्रभातिका ने अपनी आवाज पेश की और अर्जुन देव से फुसफुसाते हुए कहा, उसकी छाती पर 3 सुनहरे धागे कढ़ाई की गई हैं। ये एक सच्चे उत्तराधिकारी की निशानी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी खेती इतनी गहरी है। ये पता चला है कि वह एक सच्चा उत्तराधिकारी है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। शहर में प्रवेश करने के बाद तीनों इस शहर की महिमा को महसूस कर सकते थे। यह देवलोक महाद्वीप के ड्रैगन सीलिंग सिटी से भी विशाल था। सबसे अजीब बात यह थी कि शहर के ऊपर आसमान में एक छोटा सा शहर था। 18 उल्टी पर्वत चोटियों ने आकाश में शहर का चक्कर लगाया। रॉबिन एयर ने सामने से परिचय दिया। बीच में शहर हाउटियन संप्रदाय का आंतरिक शहर है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य महीने में एक बार वहां जा सकते हैं। बाहर 18 पर्वत चोटियां सच्चे उत्तराधिकारियों के निवास स्थान है। प्रत्येक पर्वत शिखर में रैंक 3 स्पिरिट वेन का मूल होता है। सच्चे उत्तराधिकारियों का उस रैंक 3 स्पिरिट नस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जिस क्षण रॉबिन एयर ने यह कहा, अर्जुन देव और अन्य 2 मदद नहीं कर सके लेकिन चौंक गए। निचले क्षेत्र में एक बड़ा संप्रदाय भी रैंक 3 स्पिरिट वेन को नियंत्रित नहीं कर सका। अप्रत्याशित रूप से एक सच्चा उत्तराधिकारी यहां ऐसा कर सकता है। इसके बारे में सोचते हुए, यदि कोई खेती करने के लिए रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति का उपयोग कर सकता है, तो किसी की साधना की गति कितनी तेज होगी। तीनों के हाव भाव रॉबिन एयर की उम्मीदों के भीतर थे। उसने अपनी आंखों में कुछ गर्व प्रकट किया क्योंकि वो मंद मंद मुस्कुराया। अभी 18 पर्वत चोटियों में से आधी खाली है। आप सभी के पास एक मौका है। सुमन ने तुरंत संदेह से पूछा, ये आधा खाली क्यों है? इतना अच्छा संसाधन बस वहीं बैठा है और उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। रॉबिन एयर ने उदासीनता से जवाब दिया, कुछ घटिया होने से बेहतर है कि उसके पास कुछ न हो। यदि यह मानक को पूरा नहीं करता है तो इसे खाली छोड़ देना बेहतर है। ये कौन सा मानक है? ये इतना सख्त क्यों है? सुमन बुदबुदाया। हालांकि रॉबिन एयर ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने शहर के चारों ओर तीनों का नेतृत्व किया।
उन्हें मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल, व्यापार जिला, नीलामी घर और इसी तरह का एक सरल परिचय दिया। शहर का पश्चिमी भाग बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक क्षेत्र है, पूर्वी भाग आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक क्षेत्र है। यदि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का कोई लेना देना नहीं है तो वहां न जाना ही बेहतर है। सुमन ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? रॉबिन एयर ने शांति से जवाब दिया, वो जगह अच्छे और बुरे लोगों का मिश्रण है। वहां तो कई गुट हैं। पिछले कुछ वर्षों में एक सच्चे उत्तराधिकारी के मानक को पूरा करने के लिए कुछ शिखर लोग तीव्रता से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कई छायादार तरीके सामने आए हैं। यदि आप वास्तव में वहां जाते हैं तो सावधान रहें, अन्यथा वे आपके सभी खजाने को लूट सकते हैं। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। रॉबिन एयर की बातों से साफ था कि सच्चे वारिस का मानक बहुत सख्त होता है। वे पहले से ही सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग कर चुके थे, लेकिन 18 पर्वत चोटियों में से आधी अभी भी खाली थी। यदि हाउटियन संप्रदाय में प्रतिभा की कमी थी तो यह स्पष्ट था कि हाउटियन प्रांत में काश्तकारों की संख्या इसका कारण नहीं थी। शहर के माहौल से परिचित होने के बाद रॉबिन एयर तीनों को एक बड़े आंगन में ले गए। उन्होंने कहा, अंदर जाओ। अभी भी शाखा संप्रदायों के कुछ लोग हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। जब हर कोई यहां होगा तो हम आपको आंतरिक संप्रदाय या बाहरी संप्रदाय को सौंप देंगे। अर्जुन देव ने बढ़त बनाकर प्रवेश किया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने पाया कि आंगन में पहले से ही बहुत सारे लोग थे। कुल मिलाकर कम से कम 100 पुरुष और महिलाएं थी। यहां तक कि उनमें से सबसे कमजोर भी सुमन से कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ मजबूत आभा भी थी जो अर्जुन देव को सावधान कर देती थी। लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आंगन में कोई कुर्सियां नहीं थी, केवल कुछ नंगे पत्थर के स्टूल थे। अर्जुन देव ने लापरवाही से एक पाया और बैठ गया। जैसे ही उन्होंने दूसरों को आकार दिया, आंगन में कई लोगों ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन देव के समूह को भी आकार देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपने पहचान पदकों पर स्काई डोम शब्द देखे तो उन्होंने अपनी निगाहें हटा ली। उन्होंने तिरस्कारपूर्ण भावों का खुलासा किया और अब तीनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक पतले पतले स्त्रैण पुरुष की ओर देखा। उस पल पहले उस व्यक्ति को लग रहा था कि उसने कुछ छिपी हुई ऊर्जा भेजी है। इस व्यक्ति की तकनीक बहुत सरल थी, जिससे अंतरिक्ष में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। हालांकि छिपी हुई ऊर्जा अर्जुन देव पर निर्देशित नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। बैंग! बस इसी समय एक बिखरने की आवाज आई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सुमन अभी अभी उछल पड़ी थी। उसके सामने पत्थर के स्टूल पर बैठने की तैयारी कर रही थी। अंत में जैसे ही सुमन ने उसे छुआ, कठोर पत्थर का स्टूल चकनाचूर हो गया। गार्ड से पकड़े जाने पर सुमन एक प्लॉप के साथ जमीन पर गिर गई। हा, स्काई डोम क्षेत्र वास्तव में अंतिम स्थान के संप्रदाय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जो लोग आते हैं उन्हें बैठना भी नहीं आता। जब पतले आदमी ने स्थिति देखी तो वह जोर से हंसा। अन्य युवा किसान जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे ने अपनी आंखें खोली। उन सभी ने अपने चेहरे पर हल्का उपहास प्रकट किया। यहां हर कोई देरसबेर प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। इस प्रकार स्थिति को विकसित होने से रोकने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वे बस इंतजार करते रहे और देखते रहे। सुमन का रंग हरे और लाल रंग के बीच बारी बारी से बदल गया। वो स्पष्ट रूप से शर्मिंदा था। क्रोध उसके दिल में जल गया क्योंकि वो खड़ा हुआ और अपने कर्मचारियों को पतले आदमी पर घुमाया। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हम कुछ दिनों से यहां इंतजार कर रहे हैं। यह पहले से ही बहुत उबाऊ है। हम बस कुछ मजे कर रहे हैं। पतला आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो बस पालथी मारकर बैठ गया। उसने धीरे से अपने हाथ से अवरोही स्टाफ को रोक दिया
और सुमन की ताकत को विक्षेपित करने के लिए एक कुशल तकनीक का इस्तेमाल किया। सुमन की गति क्रूर थी, हालांकि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय वो आसानी से दर्जनों मीटर पीछे गिर गया। सुमन चिल्लाया और अनंत स्वर्ग और पृथ्वी को मार डाला। उन्होंने 7 कदम उठाए और 7 बाद की छवियां एक साथ विलीन हो गई। तुरंत हवा गरजने लगी और कर्मचारी पहाड़ की तरह चले गए। पतला आदमी ठंड से मुस्कुराया और अचानक खड़ा हो गया। उसके शरीर में सभी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई, क्योंकि उसने जल्दी से 3 हथेली के प्रहार किए। जैसे ही पतले आदमी ने अपने हाथ हिलाए, उसने अपने पैरों को हिलाया, धीरे धीरे कर्मचारियों के बल को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने तीसरी हथेली पर प्रहार किया। बैंड! सुमन ने एक कौर खून की उल्टी की और वापस उड़ते हुए चली गई। बल को नष्ट करने के लिए पतले आदमी की तकनीक बहुत ही उत्तम थी, जिसने सभी को चकित कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसके पैरों के नीचे का पत्थर का स्टूल नहीं टूटा। कर्मचारियों का बल जमीन पर फैल गया, जिससे कई छोटी छोटी दरारें बन गई, जो जमीन को घनी रूप से ढक लेती थी। पतले आदमी ने मजाक उड़ाया, ये सिर्फ एक खेल है, इसे इतनी गंभीरता से क्यों लें? आप परेशानी की मांग कर रहे हैं, यह सोचने के लिए कि तुम वास्तव में मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो। पतले आदमी की निगाहें ठंडी हो गई। अप्रत्याशित रूप से उसका सुमन को जाने देने का इरादा नहीं था। उसने हवा में छलांग लगाई और सुमन पर लात मारी। शिव! बस इसी समय एक चमकदार कृपाण रोशनी चमक उठी। बैंगनी कृपाण क्यूई के एक स्ट्रैंड के साथ एक तेज हत्या का इरादा पतले आदमी पर उड़ गया। कृपाण क्यूई हर जगह गुजरा। आसपास का स्थान लहरों की तरह लहरों में लहरों का सामना करने लगा। जैसे ही लहरें खैलती गई, उन्होंने अंतहीन रूप से तेज हवाएं चलाई। पतला आदमी किसी कारण से घबरा गया। उसने जल्दी से अपना पैर वापस ले लिया और कृपाण क्यूई के उस स्ट्रैंड को चकमा देते हुए पीछे हट गया। काका! कृपाण के एक प्रहार से पतले आदमी को वापस खटखटाने के बाद अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और एक और चाल नहीं चली। सुमन खड़ी हुई और पीले रंग के साथ अर्जुन देव के पास चली गई। फिर उसने उसे धीरे से धन्यवाद दिया। वह दुबला आदमी बहुत देर तक अर्जुन देव को घूरता रहा। अंत में उन्होंने अभी भी अर्जुन देव को कुछ हद तक अथाह पाया, इसलिए उन्होंने एक चाल चलना छोड़ दिया। अर्जुन देव की कृपाण हड़ताल आदर्श के अनुरूप थी। इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन कोई बड़ी खामियां भी नहीं थी। एक ही स्थिति में दुबले पतले आदमी के अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता था कि यह कितना शक्तिशाली था। इस समय प्रभातिका और सुमन के हाव भाव बेहद भद्दे थे। उन्होंने सुप्रीम स्काई संप्रदाय में पहुंचने के क्षण ऐसी स्थिति में भागने की उम्मीद नहीं की थी। भविष्य में स्काई डोम दायरे में अपनी पहचान के साथ चाहे वह कहीं भी जाए, लोग उसके लिए चीजों को मुश्किल बना देंगे। भले ही सुमित कुछ भी नहीं कर रहा था, फिर भी उसने सभी पर भारी दबाव डाला। यह विशेष रूप से सामने एक लंबे और मजबूत आदमी के लिए था। उसकी युद्ध भावना उग्र आग की तरह क्रूर थी। वो आग पर लगे एक जंगली जानवर की तरह था। वे युद्ध क्षेत्र के लोग हैं। ये लोग जरूर युद्ध लोक से हैं। अप्रत्याशित रूप से युद्ध क्षेत्र के लोग हमारे हाउटियन संप्रदाय में आ रहे हैं। 10 महान युद्ध क्षेत्र प्रसिद्ध थे। युद्ध के क्षेत्र की प्रतिभाएं निश्चित रूप से औसत दर्जे की नहीं थी। वहां मौजूद सभी लोगों का दिल डूब गया। भविष्य में उनके पास शायद कई और प्रतियोगी होंगे। युद्ध क्षेत्र के 4 प्रतिभाओं को कुछ कदमों से अधिक चलने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। सामने लंबा और मजबूत आदमी निकटतम पत्थर की बेंच पर बैठे व्यक्ति पर चिल्लाया, स्क्रैम! तुम चारों जल्दी से उठो और अपनी सीट छोड़ दो। चारों लोग दंग रह गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन चारों लोगों को सबके सामने डांटा जाएगा। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें एक कठिन स्थिति में डाल दिया गया था। तुम मौत की तलाश कर रहे हो।
झिझक के इस क्षण के दौरान युद्ध क्षेत्र के 4 काश्तकारों ने एक ही समय में क्रूरता से चिल्लाया और हमला किया। विशाल ताड़ की ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह बाहर निकली। ताड़ की ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह बाहर निकली। चारों हमले का सामना करने के लिए जल्दी से उठे। अंत में वे एक हथेली के प्रहार के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। यह विशेष रूप से उस आदमी के लिए था जो लंबे और मजबूत आदमी की चपेट में आ गया था। उस आदमी को तोप के गोले की तरह आंगन से बाहर गिरा दिया गया और शहर की सड़कों पर उतर गया। क्या आदमी है? जिस क्षण वे एक दूसरे से असहमत होते हैं, वे लड़ना शुरू कर देते हैं। यह वास्तव में युद्ध क्षेत्र के लोगों के चरित्र के अनुरूप है। बाकी लोग चौंक गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ वास्तव में मजबूत लोग भी इन चारों के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। हर कोई जानता था कि युद्ध क्षेत्र के लोग युद्ध के पागल होने के लिए प्रसिद्ध थे। जब वे लड़ना शुरू कर देते थे, तो इसका कोई अंत नहीं होता था। उन्हें एक विजेता का निर्धारण करना था। इसके अलावा इन सभी लोगों के शरीर में प्राचीन दिग्गजों की रक्तरेखा बहती थी। उनकी ताकत वही रही, और जब उन्होंने हमला किया तो वे पीछे नहीं हटे। भले ही ये लोग युद्ध के क्षेत्रों के लोगों से थोड़े अधिक मजबूत हो, वे इनसे लड़ने को तैयार नहीं होते। हाँ, ये छोटी लड़की काफी सुंदर है। आओ और मेरे साथ बैठो। किसी समय लंबे और हट्ठा-कट्ठा आदमी ने प्रभातिका पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। लंबा और मजबूत आदमी जोर से हंसा और अपने विशाल दाहिने हाथ की उंगलियां फैला दी। एक मजबूत सक्शन बल ने तुरंत प्रभातिका को हवा में खींच लिया। बढ़ता हुआ बल एक अदृश्य ब्लैक होल की तरह था। जब लंबे और हट्ठा-कट्ठा आदमी ने अचानक हमला किया, तो प्रभातिका चिल्लाई और जमीन से चली गई। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। वह उछल पड़ा और धीरे से अपने दाहिने हाथ से प्रभातिकांत के कंधे पर हथेली का प्रहार किया। फिर उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और मुट्ठी की हवा भेजी। गड़गड़ाहट। दोनों सेनाएं हवा में भिड़ गई, जिससे भारी भन-भनाहट की आवाज आई। सोनिक बूम गूंज उठे और आंगन में तेज हवा चली, जिससे सभी के बाल फड़फड़ा उठे। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ प्रभातिका के कंधे पर रखा और बिना किसी को देखे उसे अपने पीछे खींच लिया। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। लंबे और हट्ठाकड़े शख्स ने जब अर्जुन देव को हरकत करते देखा तो उनकी आंखों में ज्यादा नाराजगी नहीं दिखी। इसके बजाय उसकी आंखों में एक उत्कट, लगभग क्रूर रोशनी चमक उठी। युद्ध क्षेत्र के काश्तकारों के 2 शौक थे। एक महिला थी और दूसरी लड़ रही थी। महिलाओं की तुलना में अपने दिल की सामग्री के लिए लड़ना अधिक दिलचस्प था। यह आदमी मुसीबत में है। वो लंबा और मजबूत आदमी 9वें युद्ध क्षेत्र का नंबर 2 प्रतिभाशाली लगता है, C2 गैंग। वो बेहद मजबूत है। एक बार जब युद्ध क्षेत्र के साधक आपको निशाना बना लेंगे, तो उन्हें हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप या तो उनके द्वारा मारे जाते हैं या उन्हें पीट-पीट कर मार डालते हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादातर लोगों को पीट-पीट कर मार डाला। वे पागलों का एक समूह है। यह देखकर कि लंबे और मजबूत आदमी ने अर्जुन देव को निशाना बनाया, कई लोगों ने तुरंत उदास भाव प्रकट किए। यह विशेष रूप से उस पतले आदमी के लिए था। उसकी आंखों में एक ठंडी और क्रूर मुस्कान दिखाई दी। दरअसल C2 गैंग खड़ा हुआ और ठंड से मुस्कुराया। चूंकि आपके पास मुझे रोकने की हिम्मत है, इसलिए आपको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैंड। अचानक हवा में एक ध्वनि उछाल गूंज उठा। C2 गैंग की आकृति हवा में चमक उठी और अर्जुन देव के सामने आ गई। उन्होंने किसी भी फैंसी मूवमेंट तकनीक का उपयोग नहीं किया, केवल अत्यधिक गति का उपयोग किया। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे क्योंकि उन्होंने अपने पैर नीचे झुकाए थे। उसने अपनी वाइटल क्यूई को जल्दी से प्रसारित किया और एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में वो उस मुक्के से भिड़ गया। बैंड, बैंड, बैंड। C2 गैंग आगे बढ़ा। पहले मुक्के के बाद
उन्होंने दूसरे और तीसरे के साथ पीछा किया। हर बार जब वह मुक्का मारता था तो आसपास के वातावरण में एक भावुक चिल्लाहट गूंजती थी। ऐसा लग रहा था कि चीखें सुदूर प्राचीन युग से आ रही है। वे उजाड़ और प्राचीन लग रहे थे, एक भारी आभा फैला रहे थे। जब आसपास के काश्तकारों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। यदि उन्हें इन 3 घूंसे मिले तो उनके भौतिक शरीर को देखते हुए वे निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। सबसे अच्छा तरीका यह था कि हमले की तीक्ष्णता से बचा जाए और इससे निपटने के लिए गति और कौशल आधारित मार्शल तकनीकों का उपयोग किया जाए। किसी ने आह भरी और कहा, यह आदमी वास्तव में मौत की तलाश कर रहा है। चकमा देने के बजाय वो वास्तव में एक युद्ध क्षेत्र के कल्टीवेटर के साथ आमने सामने संघर्ष करने की हिम्मत करता है। जब पतले आदमी ने यह सुना तो उसने तिरस्कार से कहा, वो शायद बहुत धीमा है। स्काई डोम दायरे के लोग कितने सक्षम हो सकते हैं। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि अर्जुन देव को C2 गैंग से 10 घूंसे मिलने के बाद इस विशाल बल के सामने पूरा आंगन लगातार कांप उठा। हालांकि अर्जुन देव के कदम बिल्कुल भी नहीं चले। वह जमीन पर जड़ वाले एक पुराने पेड़ की तरह था, चट्टान की तरह दृढ़ था जितना कि वह शांति से हमलों से निपटता था। 10 घूंसे मारने के बाद C2 गैंग ने देखा कि अर्जुन देव उस स्थिति में नहीं था जैसा उसे उम्मीद थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने जमीन से धक्का दिया और वापस पत्थर के स्टूल पर उतरा। उस विशाल बल से पहले अर्जुन देव के मेरिडियन, रक्त और हड्डियां लगातार कांपती थी। हालांकि बस इतना ही, अर्जुन देव के शरीर को सबसे पहले ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट द्वारा तड़का दिया गया था। आकाश बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती करने के बाद उनके मेरिडियन, रक्त और हड्डियों को एक बार फिर से तड़का लगाया गया। उनका भौतिक शरीर नियमित काश्तकारों की तुलना में बहुत मजबूत था। अपनी ऊर्जा का संचार करने के बाद अर्जुन देव ने अपने शरीर में सर्वोत्कृष्टता को पचा लिया। उसकी निगाहें बेहद सतर्क हो गई, बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही थी। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि इस C2 गैंग ने अपनी ताकत का अधिकतम 30% ही इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष को 10 घूंसे भेजने के बाद हांफते हुए या अपनी सांस को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। दरअसल युद्ध क्षेत्र के लोगों को कम करके नहीं आंका जा सकता था। अन्य शाखा संप्रदाय के शिष्यों के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा, उन पर नजर रख रहे थे। शुरुआत में अर्जुन देव पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब उसने अपने अस्तित्व की भावना प्राप्त करते हुए कुछ ध्यान आकर्षित किया। रमन, ये आदमी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेटर है। अपनी वास्तविक क्षमताओं का प्रयोग करें, अन्यथा अन्य लोग सोचेंगे कि युद्ध क्षेत्र के लोग केवल इतना ही सक्षम हैं। रमन के पीछे एक युद्ध क्षेत्र का किसान धधकती आंखों से चिल्लाया। 10,000 मीटर की दूरी पर आकाश में अर्जुन देव को लाने वाले 2 सच्चे उत्तराधिकारी और अन्य लोग नीचे की स्थिति को दिलचस्पी से देख रहे थे। रॉबिन एयर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा, चहल, निचले क्षेत्र के ये लोग जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक दिलचस्प है। चहल नामक युवक ने उदास होकर कहा, मैंने इस अर्जुन देव को लगभग गलत समझा। उनकी साधना अधिक नहीं है, लेकिन वह बॉडी टेम्परिंग तकनीक भी विकसित करते हैं। उसकी ताकत इतनी आसान नहीं है। रॉबिन एयर ने चारों ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाई चहल, आप निचले क्षेत्रों के इन प्रतिभाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई भी सच्चा उत्तराधिकारी बन सकता है? चहल ने कहा, मैंने देखा कि कम से कम 10 लोगों में बहुत अच्छी प्रतिभा है। ये विशेष रूप से उस युद्ध क्षेत्र के रमन के लिए है। उसकी साधना इतनी विशाल है कि यहां कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। यदि वह निडर अवस्था में प्रवेश करता है तो वह और भी भयानक हो जाएगा। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि वे सच्चे उत्तराधिकारी बन सकते हैं या नहीं। आइए देखें कि क्या वे पहले आंतरिक संप्रदाय के 5 बड़े गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा को संभाल सकते हैं। एक शिष्य तैरते हुए आंतरिक शहर से उड़ गया और दोनों के बगल में उतरा।
आदरपूर्वक प्रणाम करने के बाद उन्होंने एक दस्तावेज सौंपा और कहा, वरिष्ठ भाइयों, आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का वितरण पहले ही समाप्त हो चुका है, जिस पर बुजुर्गों ने चर्चा की थी। रॉबिन एयर ने दस्तावेज प्राप्त किया और कहा, अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इतने लंबे समय तक चर्चा की। हालांकि ये अंततः बाहर आ गया है। अगर हमने और इंतजार किया होता तो हमारा धैर्य खत्म हो जाता। चहल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह सामान्य है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का व्यवहार बहुत अलग है। यह पहले से ही मेरी उम्मीदों से परे है कि वे इतनी जल्दी बाहर आ सकते हैं। दोनों ने लापरवाही से दस्तावेज को पलट दिया और धीरे धीरे आंगन में उड़ गए। दस्तावेज की सामग्री की घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे। इस समय आंगन में माहौल बेहद भारी था। रमन की आंखों में कट्टरता धधकती लौ में बदल गई। उसकी मजबूत आभा धीरे धीरे बढ़ गई। जब सभी ने इसे महसूस किया तो उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल धड़क रहे हैं। वे अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए, लड़ाई के सदमे में फंसने के डर से। युद्ध क्षेत्रों के लोगों की विनाशकारी शक्ति की अफवाहें थी, जो अपनी असली ताकत को उजागर कर रही थी। कोई भी ऐसी आपदा सहने को तैयार नहीं था। हालांकि दूसरी तरफ अर्जुन देव ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने अपनी आभा इकट्ठा की। यहां तक कि जब एक मजबूत युद्ध क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करना पड़ता है तो वो न तो दास था और न ही दबंग था। एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखता था। हुची। हालांकि जैसे ही तीव्र युद्ध छिड़ने वाला था, आंगन में अचानक 2 विशाल आभा दिखाई दी जो बादलों को चीर रही थी। ये ऐसा था जैसे एक अदृश्य महासागर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, चुपचाप सब कुछ ढक लिया हो। यद्यपि रमन की वीर और भयावह आभा शक्तिशाली थी, लेकिन इस विशाल महासागर में इसका उल्लेख करने योग्य नहीं था। बहुत जल्दी ये जलमग्न हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। सभी ने जल्दी से देखा और देखा कि रॉबिन एयर और चहल पहले से ही दीवार के ऊपर खड़े थे। ये एक सच्चा शिष्य है। किसी ने तुरंत पहचान लिया कि वे कौन थे। उनकी निगाहें तड़प से भर गई। उन्होंने जो ताकत दिखाई थी उससे वे हैरान थे। बस अपनी आभा पर भरोसा करके उन्होंने आसानी से स्थिति को हल कर लिया। यहां तक कि रमन जैसे चिड़चिड़े व्यक्ति ने भी अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं की। बहुत अच्छा, कम से कम आप अपनी सीमाएं जानते हैं। अब मैं घोषणा करूंगा कि आप में से कौन आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है और कौन बाहरी संप्रदाय को सौंपा जाएगा। जब रॉबिन एयर ने देखा कि कोई कुछ नहीं कहता तो उसने सिर हिलाया और शांत स्वर में बोला। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए। बाहरी संप्रदाय और आंतरिक संप्रदाय केवल एक शब्द का अंतर था, लेकिन उन्हें जो व्यवहार मिला वो स्वर्ग और पृथ्वी के समान भिन्न था। सभी को उम्मीद थी कि उन्हें आंतरिक संप्रदाय को सौंपा जाएगा। सभी ने प्रत्याशा के भाव दिखाए क्योंकि वे चुपचाप इंतजार कर रहे थे। चहल के पास आधिकारिक दस्तावेज था और उन्होंने कहा, मैं केवल उन लोगों के नाम पढ़ूंगा जिन्हें आंतरिक संप्रदाय को सौंपा गया है। जिनके नाम नहीं पढ़े जाते वे स्वाभाविक रूप से बाहरी संप्रदाय के शिष्य होते हैं। जैसे ही एक एक करके नाम पढ़े गए, कई लोगों ने खुशी भरी मुस्कान प्रकट की। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिनके नाम नहीं पढ़े गए थे, वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव को अपना नाम पुकारने से पहले ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने थोड़ा आराम किया। जहां तक प्रभाती का और सुमन की बात है, उन्होंने अपना नाम पढ़ते हुए नहीं सुना। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी, लेकिन वे निराश महसूस किए बिना नहीं रह सके। मैं आश्वस्त नहीं हूं। वह केवल एक प्रारंभिक चरण का अवर ग्रेड मार्शल सम्राट क्यों है? इसके अलावा वह स्काई डोम दायरे का एक कृषक है। उसे सीधे आंतरिक संप्रदाय में भेजा जाता है। मैं एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल सम्राट हूं। फिर भी मुझे अभी भी बाहरी संप्रदाय में संघर्ष करना है। एक लंबे चेहरे वाला किसान, जिसका नाम नहीं पढ़ा गया था, अर्जुन देव की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया।
जैसे ही इस किसान ने ये कहा, जिन लोगों के नाम नहीं पढ़े गए वे असंतुष्ट महसूस कर रहे थे और उनकी भावनाओं को प्रतिध्वनित कर रहे थे। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते थे जो महसूस करते थे कि अन्य लोग केवल ऐसे ही थे कि वे उनकी तुलना नहीं कर सकते। अर्जुन देव को ये बात अजीब नहीं लगी। वो उनसे परेशान नहीं हो सकता था। ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि दो सच्चे उत्तराधिकारी इससे कैसे निपटेंगे। रॉबिन अय्यर और चहल हैरान नहीं दिखे। उनकी निगाहें लापरवाही से उस व्यक्ति पर पड़ी जिसने पहले परेशानी पैदा की। यह उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। मैं उससे लड़ना चाहता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि मैं आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के योग्य हूं। उस लंबे समय तक चेहरे वाले कल्टीवेटर ने रॉबिन अय्यर और चहल को अंतहीन रूप से थप्पड़ मारा। चहल ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और अपनी उंगली से इशारा किया। उसकी उंगलियों से एक गहरी नीली तलवार क्यूई निकली। तलवार क्यूई अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इसने लंबे समय तक चेहरे वाले कल्टीवेटर की सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसकी छाती में एक छोटा सा छेद कर दिया। बिना किसी चेतावनी के चहल ने सीधे हमला किया, बेरहमी से इस व्यक्ति को सबक सिखाया। जब लंबे चेहरे वाले किसान से सहमत अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे तुरंत चुप हो गए। तुमने मुझे क्यों घायल किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या आप इतने महान हैं क्योंकि आप सच्चे उत्तराधिकारी हैं? लंबे चेहरे वाले किसान ने तीव्र दर्द में अपनी छाती पकड़ते हुए पूछा। चहल ने कुछ नहीं कहा। रॉबिन अय्यर ने दोनों हाथों से हाथ की सील बनाई और पिंजरे जैसी हाथ की सील बनाई। फिर उसने इसे लंबे चेहरे वाले कल्टीवेटर के पास भेजा। एक प्रकाश टिमटिमा गया और पिंजरे जैसी हाथ की सील लंबे चेहरे वाले कल्टीवेटर के शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी आभा गायब हो गई और वह एक साधारण व्यक्ति की तरह हो गया। क्या चल रहा है? मैं अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित क्यों नहीं कर सकता? लंबे चेहरे वाले किसान ने अपने शरीर में स्थिति महसूस करते हुए डरावनी आवाज उठाई। रॉबिन अय्यर ने भावहीन होकर कहा, सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में हमारे पास नियमों को लागू करने का अधिकार है। हम उन लोगों को मार सकते हैं जो एल्डर्स असेंबली के फैसलों को हे दृष्टि से देखते हैं। चूंकि ये हाउटियन संप्रदाय में आपका पहली बार है, इसलिए मैं आपको केवल थोड़ी सी ही सजा दूंगा। मैं आपके डेंटियन को 1 महीने के लिए सील कर दूंगा। चहल ने कहा, बाहरी संप्रदाय के शिष्य समय समय पर परीक्षा दे सकते हैं। यदि आप काफी मजबूत हैं तो आपके लिए आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना मुश्किल नहीं होगा। दोनों की ताकत देखकर किसी की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे सब चुप रहे। दोनों दीवार से कूद गए और रॉबिन अय्यर ने कहा, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों, शहर के पूर्व में मेरे पीछे आओ। वरिष्ठ भाई चहल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व करेंगे। जो 1 या 200 लोग आए वे 2 समूहों में बंट गए और आंगन से बाहर चले गए। जैसे ही वे जाने वाले थे, प्रभातिका ने ईमानदारी से कहा, वरिष्ठ भाई अर्जुन देव, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अर्जुन देव ने उसे बचाने के लिए एक युद्ध क्षेत्र प्रतिभा को अपमानित करने का जोखिम उठाया था। प्रभातिका का अर्जुन देव के प्रति कृतज्ञता अवर्णनीय थी। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो। यदि आप मुसीबत में हैं तो मैं कैसे बैठ सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं? मुझे विश्वास है कि अगर मैं मुसीबत में हूं तो आप मेरी मदद जरूर करेंगे। कड़ी मेहनत करो। मैं आंतरिक संप्रदाय में आपकी तलाश करूंगा। अपनी प्रतिभा को देखते हुए आप निश्चित रूप से अपने पूर्व गौरव को वापस पालेंगे। प्रभातिका ने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैं निश्चित रूप से करूंगा। दोनों ने अलविदा कहा। बगल में मौजूद सुमन ने चुपचाप जाने से पहले धन्यवाद के कुछ शब्द कहे। रॉबिन अय्यर के नेतृत्व में समूह तेजी से शहर के पूर्व की ओर बढ़ गया। शहर का पूर्व बहुत बड़ा था, लेकिन केवल एक ही प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार पर लोग पहरा दे रहे थे। प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे शिष्यों ने जब रॉबिन अय्यर को देखा तो वे तुरंत आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे।
हर महीने आपको 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 10 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती प्राप्त होंगे। हर 7 दिन में संप्रदाय का एक पुराना वरिष्ठ आपको व्याख्यान देगा। हालांकि आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। यदि आप निजी तौर पर पूछते हैं तो आपको स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करना होगा। रॉबिन अयर ने सबसे पहले ग्रुप को रजिस्टर कराने के लिए लाया। अपने आंतरिक संप्रदाय पहचान पदक प्राप्त करने के बाद उन्होंने उन उपचार और संप्रदाय के नियमों की व्याख्या की जो आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को पसंद थे। 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 10 अवर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती। हर कोई खुशी के भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। निचले क्षेत्रों में कोई भी संप्रदाय इस तरह के उपचार का आनंद लेने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा स्पिरिट गैदरिंग मोती और भी दुर्लभ थे। उन्हें अपनी खेती को समाप्त करके उन्हें परिष्कृत करने के लिए बड़ी संख्या में मार्शल ऋषियों की आवश्यकता थी। एक पुराने वरिष्ठ की शिक्षाएं भी उन्हें प्रबुद्ध करेंगी। ज्यादातर सच्चे विशेषज्ञ इतने दयालु नहीं होंगे कि वे अपनी साधना के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। ये वो जगह है जहां आप रहेंगे। प्रत्येक 10 कमरे में रैंक एक स्पिरिट वेन का मूल साझा होगा। हर महीने आपको 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने होंगे। रॉबिन अयर ने साधारण आवासीय क्षेत्रों की एक पंक्ति की ओर इशारा किया और धीरे से कहा। जब सभी ने अर्जुन देव की बात का पहला भाग सुना तो उन सभी ने उत्साहित भाव प्रकट किए। निचले क्षेत्र में रैंक एक स्पिरिट वेन की उत्पत्ति हजारों लोगों के साथ एक बड़े संप्रदाय का समर्थन कर सकती है। यहाँ 10 आंतरिक संप्रदाय के शिष्य एक साझा कर सकते हैं। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव की बात का दूसरा भाग सुना तो उनके चेहरे तुरंत डूब गए। उन्हें एक महीने में केवल 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। बस उनके आवास की लागत का उपयोग किया जाएगा। यदि वे खेती करना चाहते हैं, औषधीय गोलियां प्राप्त करना चाहते हैं या खोज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनके पास कोई स्पिरिट स्टोन नहीं बचेगा। आपको स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता है। ये बहुत महंगा है। रॉबिन अयर ने सभी की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जारी रखा, यदि आप एक बेहतर जगह पर रहना चाहते हैं तो आप एक अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन का भुगतान कर सकते हैं और अपने आप में स्पिरिट वेन की उत्पत्ति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सभी को महीने में कम से कम एक बार संप्रदाय से एक मिशन लेना होगा। हालांकि आप नए शिष्यों के पास अपने आप को परिचित करने के लिए एक महीने का समय होगा। इसके बाद रॉबिन अयर ने भीड़ के कुछ आसान सवालों के जवाब दिए। इसके बाद उन्होंने विदा ली। सभी की ईर्ष्यालु निगाहों से पहले वह तैरती हुई पर्वत चोटी पर उड़ गया जो उसकी थी। रिहायशी इलाके के सभी मकान एक दूसरे से सटे हुए थे। अर्जुन देव जिस स्वतंत्र आंगन में रहते थे उसकी तुलना में वातावरण बहुत सरल था। घर को साफ सुथरा करने के बाद अर्जुन देव बिस्तर के सिरहाने बैठ गए और अपने साधना लक्ष्यों के बारे में सोचने लगे। कुनलुन क्षेत्र में पहुंचने के बाद, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से घनी थी, अर्जुन देव का पहला लक्ष्य अपनी सर्वोत्कृष्टता को परिष्कृत करना था। अगले खेती के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे स्थिर रहने की जरूरत थी। धीरे धीरे उसकी और तियानवो डोमेन के देशी काश्तकारों के बीच की खाई को उसकी सर्वोत्कृष्टता की शुद्धता के संदर्भ में बंद करना। यदि कोई अवसर था तो अर्जुन देव बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र की 7वीं परत को भी तोड़ना चाहते थे। हालांकि वो इसमें जल्दबाजी नहीं कर सके। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन हेवन रैंक की गई खेती तकनीक से भी अधिक रहस्यमय था। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की बाद की परतों को आगे बढ़ाना कठिन होता जा रहा था। अर्जुन देव का दूसरा लक्ष्य अपने भौतिक शरीर को तड़का लगाना जारी रखना था। आकाश बॉडी टेम्परिंग कला को 6ठी परत के शिखर तक विकसित करना, जिससे उनका भौतिक शरीर और भी मजबूत हो सके। न केवल शरीर तड़के की खेती की तकनीक विकसित करना कष्टदायी था, बल्कि प्रत्येक स्तर के साथ इसका समर्थन करने के लिए अधिक से अधिक स्वर्गीय खजाने की भी आवश्यकता थी। अब जब फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट 6ठी परत तक पहुंच गया था
तो वह जिन प्राकृतिक खजाने का उपयोग कर सकता था वे शहरों के लायक होंगे। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें खरीदना मुश्किल होगा। अर्जुन देव का तीसरा लक्ष्य हेवन रैंक वाले ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश सोअरिंग ड्रैगन की दूसरी चाल को समझना था। इससे उसके पास एक मजबूत भौतिक शरीर और एक परिष्कृत साधना होगी। स्वाभाविक रूप से उन्हें एक मार्शल तकनीक की आवश्यकता थी जो उनके संचय की सबसे बड़ी ताकत को बाहर ला सके। इन लक्ष्यों को पार करने के बाद अर्जुन देव मदद नहीं कर सके लेकिन सिरदर्द महसूस कर सके। तीनों में से कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था।